वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 1 साल का बयान कर रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा है कि कार्यकाल के पहले साल में देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत और पीएम का प्रभाव बढ़ा है। पिछले 1 वर्ष में जो बार बार सुना जाता था कोई नहीं कह पाया, जैसे मैंने कहा कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर पाया, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग होना, दैट इज नाउ एन इवेंट ऑफ द पास्ट। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में ईमानदार लोग आए, प्रोफेशनली वो चले, एक इस दिशा से एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, उसमें भी साधन ढूंढना और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चना और अधिक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, रेलवेज में, हाईवेज में। और इस वर्ष की चुनौती ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साधन कम होंगे, जो लोग कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग मस्ट गो अप। So the kind of resources which have been made available to railways, highways, rural roads, we have now entered the next stage of the challenge, that our capacity to spend that money must now increase. So resources with the major infrastructural projects are available in abundance. सब्सिडीज के संबंध में हमारा यह था कि सब्सिडी समाज में उन लोगों के लिए है जिनको उसकी आवश्यकता है, और धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग बढ़े हैं। सब्सिडीज का रैशनलाइजेशन हो, पेट्रोल का निर्णय पहले कर लिया गया था, डीजल का हम लोगों ने किया, एलपीजी के संबंध में एक प्रक्रिया चल रही है, और जो लीकेज थी बड़े पैमाने पर, ये जो पहल की है कि 17 करोड़ लोग के पास कनेक्शन था और अब 12.5 करोड़ ने सब्सक्राइब किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एलपीजी लीकेज कम हुई है। और पिछले कुछ महीनों में जो फर्टिलाइजर के संबंध में भी हमने निर्णय किया है कि किसान को तो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, लेकिन उसकी भी जो लीकेज थी उसको कम किया जाए। आने वाले वर्ष के लिए भी सरकार का एक रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि तुरंत अगले सेशन में जीएसटी पास हो, लैंड बिल हो, और कई ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जिसकी पिछले वर्ष भर में घोषणा हम लोगों ने की है, अलग अलग मंत्रालयों ने की है, रेलवेज ने किया है। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को शुरू करना, 16 हाईवेज जो स्टॉल्ड थे शुरू हो चुके हैं, और हाईवेज रेलवेज को इतना पैसा दिया गया है कि उनमें कोई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट होने की गुंजाइश नहीं है। जीएसटी के अतिरिक्त लैंड बिल पारित होना, जो रास्ता अब हमने अपनाया है वो उस दिशा में एक गति लाएगा। पोर्ट कॉर्पोरेटाइजेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, बैंकरप्सी कोड, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लार्जर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और एंट्री पॉइंट पे बिजनेस व्यवस्था को सरल करना, यह सरकार की एक स्वाभाविक एजेंडा अगले वर्ष का है। इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, रीट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्मार्ट सिटीज का, 100 रेलवे स्टेशंस का, गोल्ड मोनेटाइजेशन का, कंपनीज एक्ट अभी हमने अमेंड किया है, उसमें भी सरलता लाने का प्रयास किया है। डिसइन्वेस्टमेंट में
मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल तो हमें सिर्फ आखिरी 6 महीने मिले थे, और 6 महीने में भी द लार्जेस्ट एवर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ गिवन ईयर वी वर एबल टू अचीव 24,277 crores. मैं आंकड़ा जोड़ रहा था कि पिछले 6 महीने में जो हम लोग कर पाए थे, सबसे अधिक जिक्र एनडीए 1 का होता था. दिस इज एन अमाउंट लार्जर देन द सम टोटल ऑफ एनडीए 1 ऑल्सो. और इस साल तो बहुत बड़ा टारगेट है, और इसमें दोनों प्रकार की प्रक्रिया, डिसइन्वेस्टमेंट भी और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी, जहां जहां आवश्यकता है हम लोग अपनाएंगे. ब्लैक मनी को स्क्वीज किया जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन. इसमें डोमेस्टिक ब्लैक मनी के संबंध में भी फाइनेंस बिल में कदम है. ब्लैक मनी एक्ट पास हो चुका है, उसको नोटिफाई करना और जो डिक्लेरेशन के पीरियड्स हैं उसको हम थोड़े दिन में घोषित कर देंगे. बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून जो ब्लैक मनी को भी स्क्वीज करता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है. एक बहुत बड़ी चुनौती इस सारे माहौल में जो रही है, एक ग्लोबल स्लोडाउन रहा है, और उस ग्लोबल स्लोडाउन में ये देश तेजी से प्रगति करे, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारियों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. यही नहीं, इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादले का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहे तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है. इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि दिल्ली में राज करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आपको समय के साथ सीखना पड़ता है. भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल और दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का ट्रेंडमार्क बन गया है. जो इनकी आपसी मतभेद है वो एक जगह है, लेकिन मतभेद या विचारों में डिफरेंसेस होना ये स्वाभाविक चीज़ होती है. लेकिन क्योंकि ये दोनों पोजीशंस दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए बहुत अहम फैसले करती है, जो डायरेक्टली लोगों को करते हैं, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. और सरकारें चुनी जाती हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं दोनों, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनका निर्वाह करना ये जनता आपसे आशा करती है. अमर्यादित भाषा, अनाप शराब आरोप, किसी के खिलाफ कुछ भी कहना, काम नहीं करना और संविधान की एक नई इंटरप्रिटेशन करना, ये तो आम आदमी पार्टी की शायद एक किस्म से ट्रेडमार्क बन गई है. आम आदमी पार्टी अपने वादों पर कुछ सोचे, दिल्ली की जनता को गवर्नेंस दे, हर चीज में विवाद करके, शोर करके वो शायद ये संदेश भेज रहे हैं कि उनको गवर्नेंस करना या शासन करना या सेवा करना सरकार में रहते हुए आता नहीं है और ना ही सीखने को वो चाहते हैं. इसी बीच नोटिफिकेशन आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है. सिसोदिया ने ट्वीट में कहा है कि मोदी जी और राजनाथ जी भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री के सामने घुटने टेक रहे हैं. इसके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है.
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के स्मृति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिनकर की कविताओं ने समाज को जगाया। राष्ट्रकवि की कविताओं ने जेपी आंदोलन को जन जन से जोड़ा। पीएम ने कहा है कि दिनकर की कविताएं खेत खलियानों से निकली हैं। भारत का पश्चिमी छोर, वहां कितनी ही लक्ष्मी की वर्षा क्यों न होती हो, लेकिन पूरब से सरस्वती का संदेश का मेल नहीं होता तो मेरी पूरी भारत माता उजागर नहीं हो सकती। और इसलिए हमारा सपना है कि पूर्वी हिंदुस्तान कम से कम पश्चिम की बराबरी में तो आ जाए, कोई कारण नहीं पीछे रहे। अगर बिहार आगे बढ़ता है, बंगाल आगे बढ़ता है, असम आगे बढ़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, सारी दुनिया देखती रह जाएगी हिंदुस्तान की तरह आगे बढ़ गया। दिनकर जी का भी सपना था बिहार आगे बढ़े, बिहार तेजस्वी ओजस्वी, ये बिहार संपन्न भी हो, बिहार को तेज और ओज किसी से किराए पर लेने की जरूरत नहीं, उसके पास है। उसे संपन्नता के अवसर चाहिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर चाहिए। और बिहार में वो ताकत है, अगर एक बार अवसर मिल गया तो बिहार औरों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। हम दिनकर जी के इन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उनकी साहित्य रचना की 50 साल की यात्रा आज भी हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है, सिर्फ गीत गुनगुनाने की नहीं, हमें कुछ कर दिखलाने की प्रेरणा देती है। और इसलिए आज दिनकर जी के स्मरण करते हुए, उनकी साहित्य रचना का स्मरण करते हुए इस सभागृह में हम फिर से एक बार अपने आप को संकल्पबद्ध करने का अवसर के रूप में उसे देखें और उस संकल्प की पूर्ति के लिए दिनकर जी के आशीर्वाद हम सब पर बने रहें और बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, परिवारजनों को प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जयललिता इस बैठक में मौजूद नहीं थी। इसी बीच मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया है और अब जयललिता के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। खबर है कि शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे जयललिता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। माना जा रहा है कि जयललिता शनिवार को मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी होने के बाद पहली बार जयललिता आज समर्थकों से भी मुखातिब होंगी। जयललिता को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अम्मा समर्थकों में जश्न का माहौल है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान में एक बार फिर भड़क गया। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों ने गुरुवार को भरतपुर के पिलुकापुरा रेलवे लाइन पर महापड़ाव शुरू करते हुए घोषणा कर दी है कि आरक्षण मिलने तक गुर्जर समुदाय रेल पटरी नहीं छोड़ेंगे। करीब 2000 की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारियों ने पटरी उखाड़ दी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में लोगों ने अब की बार आखिरी बार का नारा देते हुए राज्य सरकार से शीघ्र अपनी मांग पूरी करने का आग्रह किया है। महापड़ाव के कारण दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग ठप हो गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई जबकि 9 का मार्ग बदल दिया गया।
रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनें मथुरा तो कुछ को कोटा से डाइवर्ट कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस एवं अर्धसैनिक बल तैनात हैं। कि हमारी गाड़ी को सीधे रास्ते से चलाएं, अंडर 50 दोगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी, और ओवर 50 दोगे तो कभी फिर कोई अब जी शर्मा हो गया, फिर कोई बी शर्मा हो जाएगा, फिर कोई चतुर्वेदी हो जाएगा, कोई फलाना कौन हो जाएगा, तो वो लोग जो है करते ही रहेंगे। इसलिए आगे का यह है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि राजस्थान पर नजर डालें कि राजस्थान में क्या हो रहा है। एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली और उनके 3 पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश वीरवार को समान कर दर यानी वैट विकसित करने तथा कारोबार बढ़ाने के लिए एक साझा बाजार विकसित करने पर सहमत हुए। दिल्ली में हुई बैठक में इन चारों राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कर चोरी पकड़ने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया इकाई गठित करने पर भी सहमति दी। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि चारों राज्यों ने महसूस किया कि वस्तुओं पर लगाए जाने वाले वैट की दर एक समान होनी चाहिए। इस बैठक का मकसद कर की एक समान दर विकसित करना था। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच वैट की दरों में अंतर के कारण पड़ोसी राज्यों को नुकसान हो रहा है। वैट राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत है। बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब से उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा, हरियाणा से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हिमाचल से वित्त मंत्री प्रकाश चौधरी पहुंचे। धर्मशाला कॉलेज में कथित सामूहिक दुराचार सामने मामले पर पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर पुलिस ने कथित पीड़िता व शिकायतकर्ता को ढूंढकर मामले की काल्पनिक बता दिया है। पुलिस का दावा है कि कॉलेज छात्रा से कथित सामूहिक दुराचार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। सोशल मीडिया में बहुचर्चित कथित दुष्कर्म कांड में आखिरकार एसआईटी की जांच में कुछ नहीं निकला। पुलिस ने शिकायतकर्ता और कथित पीड़िता दोनों को ढूंढ निकाला है। पुलिस का दावा है कि कॉलेज छात्रा से कथित सामूहिक दुराचार जैसी कोई घटना नहीं हुई। शायद अपने इमेजिनेशन से उस बात को बढ़ावा दिया, लेकिन अब इस घटना के कारण, इस घटना के बाद कंप्लेनेंट का भी पता लग चुका है और जिसके बारे में ये जानकारी दी गई थी वो छात्रा भी सामने आ चुकी है। तो इसीलिए इस मामले को अब ये गलत ही करार दिया जा सकता है। इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस तरह की घटना की पुष्टि ना तो कथित विक्टिम है उसने पुष्टि की है, ना ही उसके परिजनों ने पुष्टि की है। वहीं पुलिस अधीक्षक कपिल शर्मा ने कहा है कि स्थानीय निवासी शिकायतकर्ता और पीड़िता ने इस तरह की घटना से साफ इनकार किया है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और उन्होंने किसके कहने पर ऐसा किया है। वो जो महिला थी जिसको कहा गया कि मैरिड थी, उसको कॉलेज की प्रिंसिपल ने और जो कॉलेज की कुछ स्टूडेंट उन महिला से मिली थी, उन्होंने देखा और उसको जो है वो पहचाना। वो पहचाना गया कि ये वही महिला है जो उस दिन कॉलेज में आई। ये जो महिला है ये स्थानीय निवासी हैं, बाहर की रहने वाली नहीं है। उधर इस कथित रेप कांड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि लड़की की आड़ के कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की फिराक में थे और इस तरह की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लड़की थी वो ट्रेस कर दिया है, उसके बयान हो रहे हैं और लगता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए। एक शिकायतकर्ता से शुरू होकर मामला इतनी जल्दी इतना बड़ा रूप ले लेगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। शायद इसीलिए पहले शिकायत करने वाले लोग ही अब तक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। शादी तो अब मैं इससे ही करवाऊंगी, उसने इतनी बात बोली थी, पर अब यहाँ पे वो मुकर रही है इस बात से कि मैंने कुछ नहीं बोला है। आपका नाम? और अभी बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। बोला वो तो भाग जाती है, वो घर पे नहीं रहती है। और क्या बातें पूछी आपने?
सर हमें कुछ पूछने नहीं दिया, तो मैम बोलते कि बोला ये सवाल सिर्फ हम ही पूछ सकते हैं। हमने उससे पूछा कि आप कॉलेज में आए थे उस दिन, तो आपने ऐसे ऐसे बोला था कि मेरी बहन के साथ ऐसे हुए वैसे हुए, तो मैम बोलती कि ऐसी बात आप नहीं पूछ सकते इनसे, ये सिर्फ मैं ही पूछ सकती हूँ। दरअसल ये पूरा मामला था क्या, आपको एक बार फिर से बताते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया में ये मामला उछला था कि धर्मशाला कॉलेज में किसी छात्र से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और इसकी जान खतरे में है। ऐसी शिकायत किसी युवती ने कॉलेज के प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने जब कहा कि लिखित में दो तो वह गायब हो गई। बताया जा रहा था कि कथित पीड़िता के माता पिता नहीं हैं। यह भी बताया गया था कि उसकी हालत काफी गंभीर है। बाद में ऐसी अफवाहें भी फैली कि पीड़िता की मौत हो गई। इतने में प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया और ADGP ने जांच की और पाया कि प्रदेश में ऐसा कोई बलात्कार का मामला है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुए रेप कांड को पुलिस ने भले ही झूठी करार दिया है, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं होते हैं। और अगर मान लिया जाए कि यह रेप कांड झूठा था, तो इस झूठे रेप कांड को हवा देने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है, यह भी पुलिस को जल्द पता करना होगा। धर्मशाला कथित रेप कांड में अब साजिश की बू आने लगी। इस देवभूमि में नए अपराध की आहट बना जा रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी प्रदेश के लिए बड़ी चेतावनी दे रहा है। शांति प्रिय प्रदेश में भले ही दुष्कर्म जैसी कोई बड़ी घटना हो या नहीं, लेकिन इस सारे कांड ने सोशल मीडिया से बेटियों को बचाने की भी चेतावनी दी है। ये बड़ा सवाल बन गया है कि हिमाचल प्रदेश में युवतियां किसके निशाने पर हैं। यह भी बहस छिड़ गई है कि मामला राजनीतिक है तो इसके पीछे कौन है। धर्मशाला कॉलेज प्रकरण की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें गंभीर साजिश की बू नजर आने लगी है। अब इस मामले में घटना से हटकर षड्यंत्र की बहस शुरू हो गई है। साथ ही ये भी सवाल उठने लगे हैं कि सारे षड्यंत्र के पीछे आखिर है कौन। क्या पर्यटन नगरी धर्मशाला को निशाना बनाया गया है, या इस मामले को हवा देने वालों के निशाने पर प्रदेश के कोई बड़े मंत्री थे। अगर ये मामला राजनीतिक हुआ तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा भी हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रदेश के लिए नए अपराध की चेतावनी दे रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अब अपराध ऐसे भी हो सकता और आ भी सकता है। इस बात का संकेत कॉलेज में देखने को मिला है। वहीं इस मामले में ये देखना अहम है कि लड़कियां किसका शिकार बनी और कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।